वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। बीएसएससी के प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग मैथ का सेट नंबर 15 का फुल डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके सभी 25 क्वेश्चन का जो है हम लोग फुल डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा। यानी ये सवाल पूछ के समांतर भुजा की लंबाई का योग कितना होगा, ये सवाल पूछ के ये मतलब इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी बना दिया गया है। क्योंकि जब हम लोग समलंब चतुर्भुज का फार्मूला पढ़ते हैं, समलंब का फार्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, समलंब का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, यही होता है। और ये चीज़ हमें निकालना है, समांतर भुजा का योग निकालना है, यानी उसके समांतर भुजा की लंबाई का योग कितना है, यानी ये चीज़ निकालना है। यानी भुजा कितना भी उससे नहीं मतलब है, लेकिन हमें समांतर भुजा का योग निकालना है। और ऊंचाई भी दिया ही गया है और क्षेत्रफल भी दिया ही गया है, तो ईजिली यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 450 इजिकल टू 1/2 हमें योग निकालना है, समांतर भुजा का योग। और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी जो दूरी होता है वो क्या होता है, लंबवत ही होता है, यानी ऊंचाई ही होता है। तो यहाँ से हम 15 से कितना बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। और ये दो इधर आएगा तो योग कितना हो जाएगा, समांतर भुजा का योग, यानी 30 दूनी 60, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर योग नहीं पूछता, भुजा भुजा का लंबाई पूछता, तब हमें ये 3:2 का यूज करना पड़ता, लेकिन योग पूछ रहा है तो हम इस 3:2 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, कभी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला पे कम और सिचुएशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी किस तरह का सिचुएशन दिया गया है। अगर हम बात करें तो यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समानांतर होती है। इसमें दो भुजा यानी 15 और 7 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 15 सेंटीमीटर का है और ये भुजा 7 सेंटीमीटर का है। और उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और विकर्ण क्या करता है, उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का भुजा का लंबाई ABCD दे देते हैं, तो अगर हम बात देखें तो AB और C ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई पता है। अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें और उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि विकर्ण उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। अगर हम इस ABC के क्षेत्रफल निकाल कर हम उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ABC का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी 15, 7 और 20 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग S निकाल लेते हैं, यानी अर्ध परिमाप। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 15 + 7 22 और 20 42/2, यानी 21 आ गया अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A, यानी 21 इंटू 21 में से 15 गया 6, इंटू 21 में से 7 गया 14, इंटू और 21 में से 20 गया 1। ठीक है। अब हम इसमें से इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 7 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2, और ये 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2। अगर हम देखें तो ये 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 7 × 21 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ABC का क्षेत्रफल आया। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन क्या है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गोलक और एक बेलन का आयतन एक समान है और उसका अर्धव्यास भी समान है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, यानी गोला का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या भी बराबर है और आयतन भी बराबर है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, सॉरी 4/3 πr³ होगा, r³। तो यानी r² से ये r³ अगर हम काटेंगे तो एक r बच जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 r आ जाएगा। ये रिलेशन को हम लोग रहने देंगे।
हमें क्या निकालना है, उस बेलन और गोलक की वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 4πr² होता है। तो यहाँ से दोनों का त्रिज्या बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं और ये 2r में से 1r हटा देंगे तो 1r बचेगा, यानी 2। और ये h के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3r लिख सकते हैं ना, 4/3r अनुपात 4r। ये r से r, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो यानी 2:3। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक हाथ घड़ी का अंकित कीमत 1600 रुपये है। उस विक्रेता पर एक खरीदार को क्रमानुसार 10% और x% का छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। देखिए, अगर आप 10% का छूट देंगे तो 100 में से 10 घटाते तो 90% पे बेचेंगे। अगर आप x% का छूट देते हैं तो यानी 100 माइनस x/100% पे बेचेंगे और बेच कितना हम रहे 1224 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये होगा, जैसे 1600 रुपये अंकित था उसका, अगर आप 10% का छूट दिए तो इसका मतलब 90% में बेचें तो बेच कितने 90% बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, यानी 16 × 144 यानी 1440 में बेचेंगे। लेकिन x% की छूट के कारण आप उसको 1224 रुपये में बेच रहे हैं। अगर आप 10% का छूट देते तो मूल जो है 1440 आता है, लेकिन x% छूट देने के बाद मूल 1224 रुपये आ जा रहा है। यानी इसका मतलब 1440 पर आप कितना का छूट दे रहे हैं, यानी 216 रुपये का छूट दे रहे हैं। कितना में 1440 में गुने 100, यानी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 6 से कितना बार में कटेगा 36 बार में, और 6 से कितना बार में कटेगा, यानी 6 दूना 12 240 बार में, 12 दूना 24 20 बार में, 12 तिया 36, फिर ये 20 से 5 बार में, यानी 5 × 3 15% का छूट दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एच और डब्लू का जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात वो कितना दिया गया 4:3 दिया गया है। और उसके जो खर्च का अनुपात है, खर्च का वो कितना दिया गया 3:2 दिया गया है। और उनमें से प्रत्येक यानी दोनों जो है, दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपये प्रति मास का बचत कर लेता है। ठीक है, तो देखिए एच का आय 4 रुपये और खर्च 3 रुपये है, तो उसका जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। और डब्लू का आय 3 रुपये है और 2 रुपया खर्च करता है, तो यानी 1 रुपया उसका बचत हो जाएगा। यानी दोनों में से प्रत्येक का बचत अनुपात में कितना हो रहा है 1, और यहाँ पे प्रत्येक का बचत 600 दिया गया है, यानी 1 का वैल्यू 600। तो क्या चीज़ पूछा डब्लू का है ना, डब्लू का 3 था तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 तिया 1800। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर मान चलिए दोनों जगह समान बचत नहीं आता, जैसे यहाँ पे दोनों जगह समान बचत आ गया ना, अगर समान बचत नहीं आता तब हम क्या करते, इस दोनों के अंतर 1 आता है तो 1 को इससे गुना कर देते हैं, और इस दोनों का अंतर 1 आ रहा है तो 1 को इससे गुना कर देते हैं। यानी ऊपर वाले के अंतर को नीचे गुना कर देते हैं और नीचे वाले के अंतर को ऊपर गुना कर देते हैं, तो क्या होता है कि बचत जो है वो समान आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बचत समान आ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 दिया गया है, और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना दिया गया 4:5 दिया गया है। तो यानी ए बी सी का कंबाइन अनुपात क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। यानी ये 4 को पहले ये 2 और ये 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर ये 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी ए बी सी का कंबाइन अनुपात क्या गया 8:12:15। तो हमें क्या चीज़ निकालना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी करेंगे तो 12 8 20 अनुपात बी प्लस सी करेंगे तो 15 12 27, यानी 20:27। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, यानी जो गर्ल का औसत है वो 73 है और बॉय का जो औसत है वो 71 है। ठीक है, और पूरी कक्षा यानी जब हम बॉय और गर्ल दोनों का औसत देखते हैं तब कितना आता है 71.8 आता है। तो उस कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 71.8 में से अगर हम 71 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, यानी लड़की का जो संख्या है वो 0.8 हो जाएगा। और 73 में से अगर हम 71.8 को घटाएंगे तो ये 1.2 हो जाएगा, यानी उसके संख्या का अनुपात आ गया, लड़की और लड़का के संख्या का अनुपात। इन अनुपात में कितना जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2:3 आ गया। तो क्या चीज़ पूछा लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़की कितना है 2 है, कितना में 2 + 3 5 में,
तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी 5 से ये 20 बार में 20 दूने 40% लड़की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, यानी जो CP है लागत मूल्य वो SP यानी सेलिंग प्राइस का 95%, यानी सेलिंग प्राइस अगर हम 100 मानते हैं तो लागत मूल्य 95 हो जाएगा। तो उसके आधार पे लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी 95 रुपये में हम खरीद रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 5 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। क्रय मूल्य कितना में 95 में गुने 100, यानी 5 से कितना बार 19 बार में, यानी जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पे बेचा और शेष भाग को लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितने रहा। यानी अगर हम टोटल CP 400 रुपया मानते हैं तो 3/4 कितना होता है 300। 300 रुपया के सामान को अगर वो 24% लाभ पे बेचता है तो इसका मतलब वो कितना लाभ कमा रहा है, 24 या 72 रुपया लाभ कमा रहा है। बाकी 100 रुपया के सामान पे वो जीरो कुछ भी लाभ नहीं कमा रहा है। 300 रुपया के सामान को 24% लाभ पे बेचा है तो 72 रुपये लाभ कमा रहा है। बाकी जो 100 रुपया का सामान बचा उस पे वो कोई लाभ नहीं कमा रहा है, यानी जीरो लागत मूल्य पे बेच रहा है तो कोई लाभ नहीं कमाता, 0 रुपया ही लाभ हो रहा है उसका। तो टोटल उसका लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ प्रतिशत उसका 72 रुपया टोटल लाभ हो रहा है। कितना में, टोटल CP 400 में गुने 100, यानी 00 से 00 कटेगा 4 से 18 बार में, यानी टोटल लाभ 18%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टोटल CP हम 400 क्यों माने, ताकि इसका 3/4 निकालने में हमें सुविधा हो। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, टोटल आप 100 कर्मचारी मान लीजिए। 100 कर्मचारी में से महिला और पुरुष कितना है, 40% अगर महिला है, यानी 40 अगर महिला है तो पुरुष कितना हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा 60। अब क्या बोल रहा है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान दिया तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए अब इस 40 में से 40%, यानी 40 का 40% कितना होता है 16, यानी 16 महिला मेरे पक्ष में वोट दिया, और ये पुरुष 60 है और इसका 60%, यानी 60 का 60% कितना होता है 36, यानी 36 पुरुष मेरे पक्ष में वोट दिया। तो ओवरऑल कितना वोट मेरे पक्ष में पड़ा, यानी 16 यहाँ पे और 36 यहाँ पे, यानी 52 वोट मेरे पक्ष में पड़ा। यानी 100 कर्मचारी में से 52 मेरे पक्ष में वोट पड़ गया, तो इसका मतलब मेरा जो वोट प्रतिशत है वो कितना है 52%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर 100 रुपये की एक वस्तु का कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तो अगर 100 रुपया वस्तु था, अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110 रुपया हो जाएगा, 110% उसका मूल्य हो जाएगा। तत्पश्चात 10% और बढ़ा दें, अगर हम फिर 10% बढ़ाएंगे तो ये मूल्य 110% हो जाएगा। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ, ये 00 से 00 कट जाएगा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 11 गुने 11 121, यानी 121 रुपया हो रहा है। यानी 100 रुपया का सामान अगर 121 रुपया हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 21% का वृद्धि हो रहा है। अगर सवाल यदि तरह से कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी, यानी टोटल कितना रुपये की वृद्धि हो गई, 21 रुपये का वृद्धि हो गया, परसेंटेज नहीं 21 रुपये का वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता वृद्धि हो के कितना हो गया तब 121 होता, लेकिन पूछा जा रहा है केवल वृद्धि कितना होगा, यानी पहले 100 रुपया था, 10% वृद्धि 2 बार किए तो 121 रुपया हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 21 रुपये का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर और बढ़ा दी, यानी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था तो उसको 6 मिनट देरी पहुंचा। जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तब वो 6 मिनट पहले पहुँच गया। तो उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी कितना है। इस सवाल का जो शॉर्टेस्ट तरीका होता है डिस्टेंस निकालने को, क्या होता है, S1 × S2 डिवाइड बाई S1 - S2 गुने T। ठीक है, तो पहला बार स्पीड कितना है 10, दूसरा बार स्पीड है 8, सॉरी 2 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। 10 किलोमीटर पहले था, अगर 2 किलोमीटर हम बढ़ा देंगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना।
तो पहला बार स्पीड 10 और दूसरा बार स्पीड 12, h2 12, और इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। और टाइम लेते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर पहला बार देरी हो और दूसरा बार सवेरे हो, यानी दूसरा बार पहले हो जाए, तब क्या करेंगे, दोनों टाइम को जोड़ देंगे। अगर दोनों बार देरी हो तो घटा देंगे, अगर दोनों बार देरी हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक बार देरी हो और एक बार जल्दी पहुँच जाए, तब दोनों टाइम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या दोनों बार जल्दी पहुँच जाता है अगर दोनों बार, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो भी, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति आवर में है, ये मिनट में था तो हम 60 से गुना करके इसको भी घंटा में बदल दें, यूनिट को सेम रखा जाता है। 10 से कितना बार में कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस आएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 3 3 9, 1 10/3 माइनस 2 2 4, 1 5/2 डिवाइड बाय, अगर ऑफ रहता है तो हम ऑफ का काम पहले करते हैं, यानी 5/4 का 1/2 डिवाइड बाय 1/3, पहले हम लोग का काम करते हैं, प्लस ये 1/9 का 1/5, यानी 1/45 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई का, ये 4/3 होगा, दशमलव के बाद ऊपर में भी 2 अंक है, नीचे में भी 2 अंक है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यानी 10 दूना 20 और 20 में से 15 जाएगा तो 5/6 ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, पहले हम का काम करते हैं, यानी 5/8 होगा, ये 5/8 हो जाएगा पूरा, यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। अगर ये डिवाइड 5/8 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ये 8/5 हो जाएगा। और ये नीचे वाला कैलकुलेशन कितना हो जाएगा इसका, यानी अगर हम 45 एलसीएम लेंगे तो यानी 15 ये हो जाएगा 3 से 15 बार में, और एक ये यानी 16/45 होगा। और ये डिवाइड के कारण अगर हम इसको गुना में लिखेंगे तो 45/16 हो जाएगा, ये डिवाइड के कारण, ये वाला डिवाइड के कारण का ये 4/3 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। यानी सबसे पहले 8 से ये 2 बार में, ये 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 3 9, 5 45, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। इन 2 अंकों की हम संख्या को क्या लिखते हैं, 10x + y। जब हम इसको पलट देंगे तब जो संख्या बनेगा उसका जो अंक होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 10y + x। उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों का योग जो है एक पूर्ण वर्ग है। अगर हम दोनों को योग को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, यानी 10x + x 11x, और यहाँ पे y + 10y यानी 11y। तो 11x + 11y कितना हो जाएगा, 11 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x + y हो जाएगा। और ये जो योग है, यानी 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलटने पे जो ये योग आया, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यह एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग में क्या होता है, 2 × 2 यानी 4 होता है ना पूर्ण वर्ग, 3 × 3 6 × 6 8 × 8, यानी 2 संख्या होना चाहिए, 2 संख्या का मल्टीपल सेम संख्या का मल्टीपल होना चाहिए पूर्ण वर्ग में। तो इसका मतलब अगर ये 11 है तो यानी ये x + y अगर 11 हो जाएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो x + y को हम 11 कितने तरीक़ा से बना सकते हैं, x + y को 11, यानी 1 और 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि x भी सिंगल डिजिट है और y भी सिंगल डिजिट है, तो 1 10 नहीं ले सकते हैं। हम 2 और 9 ले सकते हैं, 3 और 8 ले सकते हैं, 4 और 7 ले सकते हैं, 5 और 6 ले सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसी का रिवर्स, 6 और 5 ले सकते हैं, 7 और 4 ले सकते हैं, 8 और 3 ले सकते हैं, और 9 और 2 ले सकते हैं। तो टोटल कितना संख्या बना, देखिए 4 ये था और फिर 4 इसी का रिवर्स, यानी टोटल 8 संख्या ऐसा है जिसके अंक और उसको पलट देने पे जो संख्या बनेगा उसका जो योग होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
24 से भाग देने पर किसी संख्या को 16 शेष आता है तो 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यानी 24 का मल्टीपल ही 12 है तो कुछ नहीं करना है, शेष में ही 12 से भाग दे देना है। तो एक बार में लगेगा तो शेष कितना बचेगा 4। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पावर में अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको हम लोग 4 से भाग देते हैं। अगर हम 7 के पावर 71 मल्टीप्लाई 6 के पावर 63 मल्टीप्लाई 3 के पावर 65, सबसे पहले क्या कीजिए, आप सभी पावर को 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 64 तक कट जाएगा, एक बचेगा। अगर यानी 7 के पावर 3 आया तो यानी 7 का पावर 3 कितना होता है, 343। यानी हमें इकाई अंक निकालना है ना, तो यानी ये 34 को हटाए तो इकाई स्थान पे 3 आ गया। 6 के पावर कुछ भी रहता है वो इकाई स्थान पे 6 ही आता है। अगर यहाँ पे 4 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं था, यानी इसका इकाई स्थान पे 6 आ जाएगा। और 3 के पावर 1 यानी इकाई स्थान पे यहाँ पे कितना जाएगा 3। अगर हम इसको गुना करेंगे 6 3 18, इकाई स्थान से मतलब है तो 1 को हटा देते हैं, यानी आत्री का 24, यानी इकाई स्थान पे कितना गया 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का लघुत्तम समावर्त 48 है और ये संख्या जो है 2:3 में है, तो उस संख्या के योग, यानी संख्या का अनुपात 2:3 है। अनुपात में इसका एलसीएम कितना हो रहा है 6, 3 दूनी 6, और वास्तव में उसका 48 एलसीएम 48 है, यानी 6 का वैल्यू 48 तो 1 का वैल्यू 8। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, संख्या का योग कितना होगा। अनुपात में योग कितना है, 3 + 2 5, जब 1 का वैल्यू 8 तो 5 का वैल्यू 8 पंचे 40। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ परिमेयकरण का खेल है। अगर हम 1/3 + √2 हैं, अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 - √2 और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 3 में से 2 गया 1। नीचे 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर परिमेयकरण करते हैं तो क्या देख रहे हैं, 1/√3 + √2 का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि साइन चेंज हो जा रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 - 1, इसका परिमेय कितना हो जाएगा √3 - √2, और इसका परिमेयकरण कितना हो जाएगा √4 - √3। सेम उसी तरह से जाते जाते इसका परिमेयकरण कितना हो जाएगा √100 - √99। तो यहाँ पे देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आगे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। इस √99 को माइनस में है तो इधर वाला प्लस √99 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, केवल यहाँ पे -1 बचा और ये √100 बचेगा। तो √100 क्या होता है 10, 10 में से गया 9, यानी इस सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a + b मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करता है, b + c 120 दिनों में और a + c उसे 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो a b c तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में वो कितना कार्य कर देगा। यानी अगर हम देखें तो 3 दिन में a + b कितना काम कर देगा, 3/72 भाग, यानी 1/24 भाग कर देगा। a + b मिलकर काम को 72 दिन में करता है तो 3 दिन में 3/72 यानी 1/24 भाग कर देगा। और 3 दिन में b + c कितना कर देगा, 120 यानी 1/40 भाग कर देगा। और फिर ये 3 दिन में a + c कितना कर देगा, a + c टोटल काम को 90 दिन में करता है तो 3 दिन में ये 3/90 यानी 1/30 भाग कर देगा। अगर हम 3 दिन के काम को जोड़ दें यानी ये 3 दिन में, तो 3 दिन में 2 बार a आ जाएगा, 2 बार b और 2 बार c आ जाएगा। और इसके काम का जो भाग होगा कितना हो जाएगा 1/24 + 1/40 + 1/30 यानी 120 एलसीएम आ जाएगा। यानी 24 पंचे 120 और 40 × 120 और 30 × 120 यानी 5 3 8 4 12/120। 12 से कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो और ये 2 अगर कट के उधर जाएगा तो 3 दिन में a + b + c कितना भाग कर देगा 1/20 भाग कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले ही हम क्या किए 3 दिन में काम का भाग निकाल लिए, इससे क्या हुआ कि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगर है,
यानी ए जो है बी की तुलना में दोगुना क्षमता वाला है। यानी बी का क्षमता 1 तो ए का क्षमता 2, यानी उसके जो क्षमता का अनुपात आया 2:1 आ गया। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देता है। जब दोनों मिलेगा तो उसका टोटल क्षमता 2 + 1 3 हो जाएगा। जब 3 क्षमता रहता है तो काम 14 दिन में समाप्त होता है। 1 क्षमता रहेगा तो 42 दिन में काम समाप्त होगा। जैसे ही क्षमता कम तो दिन ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब क्या होता है, गुना करना पड़ता है। जब 1 क्षमता रहेगा तो 42 दिन में, तो क्या चीज़ पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितना दिन पूरा करेगा। ए का क्षमता 2 था, जब 1 क्षमता तो 42 दिन में, तो जब क्षमता 2 यानी क्षमता जैसे ही 2 गुना हुआ तो दिन आधा हो जाएगा, यानी 42/2 यानी 21 दिन। जैसे ही क्षमता में 2 से गुना किए तो दिन में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। 21 दिन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के लिए समान ब्याज का जो अंतर है 180 रुपया है। यदि दोनों ही स्थिति में ब्याज दर 10% रहा तो मूल राशि कितनी थी। यानी रेट जो है वो 10% दिया गया था और समय 1 साल में अंतर 180 है ना, 1 साल का अंतर 180 है। और अर्धवार्षिक अगर संयोजित रहता है, जब अर्धवार्षिक संयोजित रहता है तब क्या होता है, दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना, तब जो रेट होगा वो 5% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, वो 2 ईयर हो जाएगा। रेट आधा और समय 2 गुना। और हम लोग को पता है कि जब रेट 2 ईयर हो जाएगा तो 2 ईयर में सी और एस आई का जो अंतर होता है वो क्या होता है, PR²/100²। तो अंतर कितना दिया गया, 180 इक्वल टू मूलधन निकालना है और रेट कितना दिया गया, 5%, 5 × 5/100 × 100। ठीक है, ये 25 से ये 4 बार में कट जाएगा 100, तो जो मूलधन आएगा इन 18 चौका 72 यानी 720 ये, और फिर 00 ये 72,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 1997 की तुलना में 1998 में उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए 1997 ये है, इसमें उत्पादन था 60 और 1998 में उत्पादन 45 हो गए, तो कितना का कमी आया, 15 का, कितना में, 60 में × 100, यानी 15 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% का कमी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ। यानी सबसे पहले हमें इसका औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 5 × 20, बचेगा 2, 8 × 2 = 10, 7 × 17, 5 × 22, 6 × 28, 4 × 32, 6 × 38, 38, 4 × 42 और 2 × 44, यानी 440 टोटल उत्पादन। अगर हम इसको 2 × 2 = 4, 2 × 6, 2 × 8 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी 55 औसत आ गया। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक हुआ। ठीक है, तो औसत उत्पादन तो मेरे पास आ गया 55 से अधिक कितना वर्ष में हुआ, 55 से अधिक उत्पादन 1997 में हुआ, फिर 1999 में हुआ, फिर ये 2001 में हुआ, फिर ये 2002 में हुआ। यानी टोटल 4 वर्ष में जो उत्पादन है वो औसत से अधिक हुआ। इन इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन का प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुआ। लेकिन इसमें हम सब नहीं निकालेंगे, केवल हम ऑप्शन में देख लेते क्या क्या है। 2002, अगर हम पहला ऑप्शन का बात करें 2002 में, तो 2002 में 75 से 80 यानी 5 का वृद्धि हुआ 75 में। ठीक है, अगर हम दूसरा ऑप्शन लें 2001, देखिए 2001 में 25 का वृद्धि हुआ कितना में, 50 में, 50 से 75 हो गया, यानी 25 × 50 में। अगर ऑप्शन नंबर 3 हम 96 देखें, 1996 का बात करें, तो यहाँ पे ये 15 का वृद्धि हुआ कितना में, 25 में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 देखें, ऑप्शन नंबर 4 1997 है। 97 में क्या हुआ कि 20 का वृद्धि हुआ कितना में, 40 में। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ही का वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ पे कम वृद्धि हो रहा है ज़्यादा में, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, न्यूनतम हो जाएगा ये। तो अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, परसेंटेज बताने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 50 दूने 100, यानी 50% यहाँ पे वृद्धि हुआ। यहाँ पे भी 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 दूने 40, यहाँ भी 50% का वृद्धि हुआ है।
और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा, 25 चौका 100 यानी 15 चौका 60, यानी इस दोनों जगह पर 50% की वृद्धि हुआ, यहाँ 60%, तो सबसे अधिक ऑप्शन नंबर 3 1996 में वृद्धि हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1996 और 97 में उर्वरक का कुल उत्पादन, 96 में उर्वरक था 40 और 97 में उर्वरक था 60, 40-60 का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। का जो अनुपात निकालना है किसके तुलना में, 95, 98 और 2000, 95, 98 यानी 95 में उत्पादन 25, 98 में 45 यानी टोटल हो जाएगा 70, और 2000 में उत्पादन 50 यानी 70 + 50 से 120, इस दोनों का अनुपात निकालना है। 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, यानी 5:6, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।